वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज बाय जॉर्ज ऑरवेल। इस ऐसे को हम ऑलरेडी भी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा डिटेल से इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से समझने की भी कोशिश करेंगे। जॉर्ज ऑरवेल ने इस ऐसे में क्या कहा है, इन्होंने क्या मेजर पॉइंट्स दिए हैं, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपना लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो इनका ऐसे है, एक लिटरेरी जर्नल थी हॉरिजन, उसके अंदर इसको जो है ना वो फर्स्ट टाइम जो है वो पब्लिश करवाया गया था 1946 में। जर्नल का नाम था हॉरिजन अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट, और इसको लंदन में 1946 में पब्लिश करवाया गया था। उसके बाद अगर हम लोग जॉर्ज ऑरवेल की बात करें तो इनका जो ओरिजिनल नेम है वो है एरिक ऑर्थर ब्लेयर। इनकी बर्थ हुई थी 25 जून 1903 में। इनकी डेथ हुई थी 21 जनवरी 1950 में। इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे, एसेइस्ट थे, जर्नलिस्ट थे और क्रिटिक भी थे। इन्होंने जो भी काम लिखे हैं वो इन्होंने अपने पेन नेम जॉर्ज ऑरवेल के अंडर लिखे हैं। मीन्स कि जो भी ऐसे लिखे या फिर जो भी लिटरेचर लिखा उसको जॉर्ज ऑरवेल के नाम से जो है वो इन्होंने पब्लिश करवाया है। उसके बाद अगर हम लोग इनके राइटिंग की स्पेशलिटी की बात करें तो इन्होंने सोशल क्रिटिसिज्म को डिस्कस किया है, टोटलिटेरियनिज्म जो सिस्टम है उसको इन्होंने डिस्कस किया है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के लिए ये बात करते थे, उसको सपोर्ट करते थे, और ल्यूसिड प्रोज जो है वो इन्होंने लिखा है। ये इनकी कुछ राइटिंग्स हो गई। अब आते हैं हम लोग फर्दर पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज। आज का जो हमारा ऐसे है इसके अंदर इन्होंने क्या डिस्कस किया है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग। इसके अंदर इन्होंने क्रिटिसाइज किया है अगली एंड इनएक्यूरेट इंग्लिश लैंग्वेज को, कि इनके टाइम पे कैसी लैंग्वेज जो लिखी जाती थी उसका जो मीनिंग है वो कैसे कन्वे होता था, या फिर उसको जो है वो लैंग्वेज को यूज़ किन पर्पस के लिए किया जाता था। इन सब चीज़ों को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। और जो पॉलिटिकल ऑर्थोडॉक्सीज थी उस टाइम पे और जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उस टाइम पे, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन था और किस तरह इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू जो है वो पॉलिटिकल मोटिव्स जो हैं वो दिए जाते थे, उन सब चीज़ों को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है अपने इस ऐसे में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ऑरवेल ने ये ऐसे 1945 में लिखा था और पब्लिश इसको जो है वो 1946 में करवाया गया था। इसको 1945 में लिखा था, मींस के सेकंड वर्ल्ड वॉर का लास्ट ईयर उस टाइम पे चल रहा था। इन्होंने सेकंड जो वर्ल्ड वॉर का लास्ट ईयर है उसको भी इन्होंने इसमें कवर किया है, और जो पोस्ट वॉर के बाद का जो टाइम पीरियड था उसको भी इन्होंने इसमें कवर किया है। मींस के वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या चीज़ें हो रही थी और वर्ल्ड वॉर के बाद क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं, उन सब चीज़ों को इन्होंने इसमें डिस्कस किया है। और साथ ही साथ इन्होंने इसके अंदर इस चीज़ को डिस्कस किया है कि जो ब्रिटिश रूल है स्टिल, के जो अब हो चुके हैं वर्ल्ड वॉर टू, उसके बाद भी जो है वो इंडिया के ऊपर अभी भी उसने उसको कॉलोनाइज किया हुआ है। वहाँ पे अपनी लैंग्वेज को यूज़ करके या फिर वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उसको वॉर में यूज़ कर रहा है जो है वो ब्रिटिश। अब उसके बाद इन्होंने उसमें जापान की भी बात की है, और किस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया को स्टिल एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसको इन्होंने डिस्कस किया है, और जो सारे फंड्स हैं वो किस तरह से ब्रिटिश वॉर के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। और जो जापान के ऊपर यूएस ने हमले किए थे, जैसे नागासाकी एंड हिरोशिमा, वहाँ पे जो बमबारी हुई थी, उन सब चीज़ों को इन्होंने इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया है, और किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था अपने मोटिव्स को जस्टिफाई करने के लिए, अपने आर्ग्यूमेंट्स देने के लिए, खुद को डिफेंड देने के लिए। मीन्स के एक वॉर हो रही है और उस वॉर को किसके थ्रू जस्टिफाई किया जाता था, लैंग्वेज के थ्रू। अब लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी सोसाइटी में, वो सोसाइटी को बनाती भी है और सोसाइटी को बिगाड़ती भी है। इन सब चीज़ों को जो है वो जॉर्ज ऑरवेल ने इस ऐसे में अपने में डिस्कस किया है। अब इसके कुछ हम लोग फैक्ट्स देख लेते हैं इस ऐसे के। ऐसे को लिखा गया था 1945 में, इसको लंदन इंग्लैंड में लिखा गया था। 1946 में इसको पब्लिश करवाया गया था। इसका लिटरेरी पीरियड जो है वो मॉडर्निज्म है, और इसका जॉनर जो है वो ऐसे और नॉन फिक्शन है। ऐसे की समरी को अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑरवेल ने रिलेट किया है बैड प्रोज को और ऑप्रेसिव आइडियोलॉजी को। बैड प्रोज मीन्स के लैंग्वेज हमारे पास आ गई, कोई भी नैरेटिव जिसको जो है वो सोसाइटी में जो है वो कन्वे किया जाता है। और ऑप्रेसिव आइडियोलॉजी जैसे कि पॉलिटिक्स है, जब कोई भी वॉर होती है तो उसके बिहाइंड क्या होती हैं, पॉलिटिक्स होती हैं। और ये जो पॉलिटिक्स है वो लैंग्वेज को यूज़ करती है अपने मोटिव को जो है वो जस्टिफाई करने के लिए। जैसे वर्ल्ड वॉर वन है, वर्ल्ड वॉर टू है, जापान पे जो नागासाकी एंड हिरोशिमा पे जो बॉम्बिंग हुई थी यूएस ने की थी, उन सब चीज़ों को किससे जस्टिफाई किया जाता है,
लैंग्वेज के, तो उसको क्या कहा गया है यहाँ पे, बैड प्रोज कहा गया है। और ऑप्रेसिव आइडियोलॉजी मीन्स कि जो पॉलिटिक्स है ये उसको जो है वो कन्वे किया जाता है, जितने भी लोग हैं हमारी सोसाइटी में, जो वर्ल्ड को मैसेज दिया जाता है वो लैंग्वेज के थ्रू दिया जाता है। सेकंड पॉइंट में जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि जो राइटर है ना वो जब अपना आइडिया दे रहा होता है तो वो उसके साथ सिंसेयर नहीं होता। जब वो लिख रहा होता है तो वो खुद की जो आइडियाज़ होते हैं या फिर कुछ ऐसे आइडियाज़ जो ट्रुथ पे बेस्ड नहीं करते हैं उनको कन्वे किया जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि यूफेमिज्म हो गया, मीन्स के मिक्सचर जो है वो किसी चीज़ का, या कोई ऐसे आइडिया जिसके अंदर जो ट्रुथ है, रियलिटी है वो हो ही ना, या फिर कॉन्वोल्यूटेड फ्रेजिंग, इस तरह की फ्रेजेस यूज़ की गई हों जिससे जो है वो हमें एक्चुअल जो मीनिंग है हम किसी भी टेक्स्ट का वो समझ ही ना पाएँ। मीन्स के प्रिटेंशियस राइटिंग जिसको कहा जाता है, कि प्रिटेंड करना, कि राइटर जो है वो प्रिटेंड करते हैं, ऐसे थॉट लिख देते हैं, ऐसी लैंग्वेज को यूज़ कर देते हैं, रीडर जो है वो उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता। और राइटर को जो है वो इनसिंसियर होते हैं, वो सिंसियर ही नहीं होते अपने काम के साथ, कि वो जो उनका काम है कि रियलिटी को लेके आना है, रीडर जो है सोसाइटी की रियलिटी दिखानी है, वर्ल्ड की रियलिटी दिखानी है। राइटर्स जो हैं वो ये काम बिल्कुल नहीं करते, वो डिसऑनेस्ट हो जाते हैं। कि पुअर इंग्लिश को सोचना ना बहुत आसान है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का तो उस टाइम पे डिक्लाइन चल रहा था जब वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो एंड हुई है। लैंग्वेज का डिक्लाइन मीन्स के फुलिश थॉट्स जो हैं वो बहुत आसानी से हमारे माइंड में आ जाएंगी, और जो ओरिजिनल कॉज है किसी भी चीज़ का उसको एलिमिनेट करना सोसाइटी से वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। मीन्स के फुलिश थॉट्स को प्रिटेंशियस लैंग्वेज को यूज़ करके या फिर मीनिंगलेस वर्ड्स को यूज़ करके जो है वो अपना मैसेज कन्वे किया जाएगा, जिससे जो है वो सोसाइटी में बैड जो चीज़ें हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद जॉर्ज ऑरवेल में 5 पैसेजेस की जो है वो एग्जांपल्स दी हैं, कि जो हम जिस चीज़ से अब सफ़र कर रहे हैं ना, कि हमें जो ट्रुथ है, रियलिटी है, लैंग्वेज जो है जिसने वो ओप्रेसिव आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट किया हुआ है, ये जो सब चीज़ें हैं किसकी वजह से हो रही हैं, लैंग्वेज की वजह से। और इस टाइप के उन्होंने कुछ हमें टेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल दिए, जैसे कि हेरोल्ड लस्की का एक वर्क था, उसके अंदर 5 नेगेटिविटीज़ इन 53 वर्ड्स, उसको इन्होंने सबसे पहले तो एज सैम्पल यहाँ पे लिया है। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने लैंसलॉट हॉगबैन का वर्क था जिसके अंदर मिक्स्ड मेटाफर्स को यूज़ किया गया है। उसके बाद थर्ड है पॉल गुडमैन की ऑन साइकोलॉजी इन द जुलाई 1945 इश्यूज ऑफ पॉलिटिक्स सिंपली मीनिंगलेस। ये उन्होंने नेक्स्ट जो है ना ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, इन्होंने मिस्टेक्स निकाली हुई हैं इन पैसेजेस की। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्क है वो है लेटर है ट्राइबन। इसके अंदर जो है ना वर्ड्स जो हैं वो बहुत सारे मीनिंगलेस हैं, और उनकी जो एक दूसरे से पार्टीशन है वो बहुत ज़्यादा है। ये कुछ उन्होंने मिस्टेक्स निकाली हैं इन 5 पैसेजेस में से जॉर्ज ऑरवेल ने, और बताया है कि इस टाइप का जब लिटरेचर लिखा जाता है तो वो हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट। ऑरवेल कहते हैं कि इस टाइप के जब पैसेजेस लिखे जाते हैं, इस टाइप का जब लिटरेचर लिखा जाता है, यहाँ पे इस टाइप की जब लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, डाइंग मेटाफर्स को जब यूज़ किया जाता है, ऐसे मेटाफर्स जो कि अब ट्रेंड में ना हो, जो कि अब यूज़ ही ना होते हैं और जिनका मीनिंग ही कुछ और हो, उस टाइम पे कुछ मीनिंग और था, अब जो प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न टाइम में जो उसका मीनिंग है वो कुछ और हो। प्रिटेंशियस डिक्शन को यूज़ किया जाता है, मीन्स कि उसके अंदर रियलिटी नहीं होती, जो राइटर है वो सिंसेयर नहीं होता अपनी राइटिंग के साथ, और मीनिंगलेस वर्ड्स को यूज़ किया जाता है जिसके अंदर कोई मोटिवेशन ही नहीं है, जिससे जो सोसाइटी में कोई बेटरमेंट है वो हो ही नहीं रही। इस टाइप का जो लिटरेचर लिखा जा रहा था उस टाइम पे इन्होंने टोटली उसको क्रिटिसाइज़ किया है। एग्जाम्पल दी है जॉर्ज ऑरवेल ने अपने इस ऐसे को जस्टिफाई करने के लिए। उन्होंने इक्लेसियास्टिस की जो है ना वो यहाँ पे हमें ट्रांसलेशन करके दिखाई है। ट्रांसलेट मीन्स कि इसकी ओरिजिनल ट्रांसलेशन क्या है और जो मॉडर्न उसकी ट्रांसलेशन क्या है, और जो मॉडर्न ट्रांसलेशन है वो किस तरह से इसको मीनिंगलेस कर देती है इस वर्क को, क्योंकि ये वर्क बड़ा नोबल माना जाता था बाइबल के हवाले से, यहाँ पे इसको विजडम ऑफ लिटरेचर भी कहा जाता था। अब ये जो फर्स्ट लाइंस हैं ये इसकी ओरिजिनल ट्रांसलेशन है इस वर्क की। इसको हम रीड करते हैं। आई रिटर्न एंड सा अंडर द सन दैट द रेस इज नॉट टू द स्विफ्ट नॉर द बैटल टू द स्ट्रॉन्ग, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill, but time and chance happens to them all। ये इसकी है ओरिजिनल ट्रांसलेशन। अब जो है ना इसकी मॉडर्न ट्रांसलेशन वो हम देखते हैं। Objective consideration of contemporary phenomena compels the conclusion that success or failure in competitive activities exhibits no tendency to be commensurate with innate capacity, but that a considerable element of the unpredictable must invariably be taken into account। ये इसकी मॉडर्न ट्रांसलेशन है। अब जो मैंने फर्स्ट पढ़ी थी उसमें से हमें वो पैसेज जो है वो कोई ना कोई मीनिंग दे रहा है,
मीन्स कि हम कुछ ना कुछ उसमें से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। लेकिन जो सेकंड मॉडर्न जो है, इसके अंदर तो ऐसे सिलेबल्स यूज़ हुए हैं, ऐसी वर्डिंग यूज़ की गई है जिसको हम लोग मीनिंग को फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे। हम कंफ्यूज हो गए हैं कि एक्चुअली में ये पैसेज कहना क्या चाह रहा है हमें। मीन्स कि यहाँ पे टोटली क्रिटिसाइज़ किया गया है कि जो मॉडर्न ट्रांसलेशंस है, मॉडर्न लैंग्वेज है, जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि उसके अंदर जो ग्रामर यूज़ की जाती है, वोकैब्युलरी यूज़ की जाती है, मेटाफोर यूज़ किया जाता है, यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो हमें क्लियर मैसेज नहीं दे रही है। वो हमें बताती ही नहीं है कि एक्चुअली में इस पैसेज का पर्पस क्या है, क्लियर मैसेज क्या है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को यूज़ किया जाता है। पॉइंट में जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि जब भी आप कोई पैसेज लिख रहे हैं या फिर कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, कोई स्पीच लिख रहे हैं पॉलिटिकल इश्यूज़ के हवाले से, तो आप जो है वो कभी भी फॉरेन जो फ्रेजेज़ हैं, वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, जैसे ब्रिटिश, अमेरिकन फ्रेजेज़ हो गई, उनको यूज़ ना करें, चाहे वो साइंटिफिक भी हों। अगर आप उसको जो करंट टाइम पे जो इंग्लिश लैंग्वेज चल रही होती है या फिर जो करंट इश्यूज़ होते हैं, उनके इक्विवेलेंट भी मानते हैं, तब भी आप उनको जो है वो यूज़ ना करें। और 6 जो पॉइंट है उसके अंदर वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक बार्बरस लैंग्वेज को यूज़ करके कोई ऐसी चीज़ लिखना चाहिए जो कि बहुत वल्गर हो, तो आप इन सभी रूल्स को ब्रेक कर सकते हैं। ये था हमारा आज का ऐसे। आपको आई होप कि आपको जो है ये ऐसे समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।